ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये आपको बता रहा है, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द स्टेप्स टेकन बाय बिजनेसेस टू अचीव देयर प्लान लेवल ऑफ प्रॉफिट। अ प्रोसेस कॉल्ड प्रॉफिट प्लानिंग। इस पूरे प्रोसेस को जो है वो प्रॉफिट प्लानिंग बोलते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग इज accomplished by preparing a number of budgets that together form an integrated business plan known as the master budget। तो मुख्तलिफ बजट को मिला के एक मास्टर बजट जो है वो बनता है। तो ये आपको बताया है बजट क्या होता है। अ बजट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान फॉर एक्वायरिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड। Individuals sometimes create household budgets that balance their income and expenditures for food, for suppose food, clothing, housing, and so on, while providing for some सेविंग्स। तो जब हमारी सैलरी होती है तो हम उसको पूरा बजट बनाते हैं कि उस सैलरी में से कितना हमको जो है वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो एलोकेट करना है और कितना जो है वो हमें सेव करना है। तो एक घर से ही प्लानिंग हमारी स्टार्ट हो रही होती है, बजटिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो ऐसे ही एक कंपनी में भी बजटिंग होती है कि थ्रू आउट जो एक स्पेसिफिक पीरियड है हमारे पास कितना कैश इनफ्लो आना है और हमें कहाँ कहाँ पर कैश आउटफ्लो करना है। तो अगर शॉर्ट पड़ेगा तो कितनी फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, और अगर एक्सेस होगा तो उस फाइनेंसिंग की रीपेमेंट हम कितनी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बजटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं वो आप पढ़ लोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये सब आपने पढ़नी है। इसी तरह चूजिंग अ बजट पीरियड, आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने पीरियड का बजट बनाओ, एक महीने का बनाओ, एक क्वार्टर का बनाओ, सेमी एनुअल जो है वो बनाओ, या फिर पूरे साल का एनुअली बनाओ। तो ये बजट का पीरियड आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये तमाम थ्योरी जो है ये आपको पढ़नी है। इसी तरह ये सेल्फ इम्पोज बजट के बारे में आपको बताया गया है। ह्यूमन फैक्टर्स इन बजटिंग, ये भी आपको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करेगा। हम डायरेक्टली कैलकुलेशन पे जाते हैं। यहाँ पर द मास्टर बजट एंड ओवरव्यू। तो यहाँ पर आपको मास्टर बजट के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है। द मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेपरेट बट इंटरडिपेंडेंट बजट। ठीक है, अलग अलग बजट होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। एक बजट दूसरे से कनेक्टेड होता है। दैट फॉर्मली ले आउट द कंपनी सेल्स। ठीक है, सबसे पहले सेल्स बजट आता है, फिर प्रोडक्शन। ठीक है, एंड फाइनेंशियल गोल्स। द मास्टर बजट क्या है? हाँ, culminates in a cash budget, a budgeted income statement and a budgeted balance sheet। ठीक है, तो आपका जो है वो मतलब मास्टर बजट में क्या चीजें हैं कि एक तो आप कैश बजट बनाते हो, मेन चीज आपका कैश बजट निकालना होता है। बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट ये आपको बनानी होती है। द फर्स्ट स्टेप इन द बजटिंग प्रोसेस इज द प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स बजट। सबसे पहले आप सेल्स बजट बनाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजें जो है वो आप प्रिपेयर करते चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपका सेल्स बजट बनता है। सेल्स बजट के बाद आपका प्रोडक्शन बजट जो है वो बनेगा, और वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री बजट के साथ कनेक्टेड होगा। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट लेबर का बजट बनाना है। डायरेक्ट लेबर के साथ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और मटेरियल। ठीक है, ये आपका बजट बनेगा। इसी तरह सेल्स बजट के बाद आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट भी बनेगा। सही है, और इन सब बजट के बनाने के बाद फिर आप कैश बजट बनाओगे, क्योंकि आपको देखना होगा आपको पता चल चुका हो तब तक कि सेल्स कितनी होनी है, सेल्स से पैसे कितने आने हैं। ठीक है, और फिर मुझे कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं, मुझे जो है वो मटेरियल्स कितने के खरीदने हैं, लेबर को कितना देना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के ऊपर कितना खर्चा होगा, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर कितना एक्सपेंस होगा। तो ये आपको बनाना होता है। देन आपके पास बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट ये बनती है। तो ये पूरा आपका जो है वो ओवरव्यू है कि सेल्स बजट से आप स्टार्ट करोगे
और फिर वन बाई वन आपके सारे, जब सेल्स बजट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इतने यूनिट अगर सेल करने हैं, तो आप फिर प्रोडक्शन बजट बताओगे बनाओगे कि आप हमें प्रोड्यूस कितने यूनिट करने हैं। ठीक है, फिर उस प्रोडक्शन बजट के अकॉर्डिंगली मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनेगा। और जब ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी तो फिर कैश बजट और बजट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी। तो ये एक मास्टर बजट का आपको ओवरव्यू दिया गया है कि मास्टर बजट में ये सारे बजट बनते हैं, और ये सारे बजट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक बजट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। जब तक सेल्स बजट नहीं बनाओगे आप प्रोडक्शन का बजट नहीं बना सकते, और जब तक प्रोडक्शन का बजट नहीं बनाओगे आप मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का बजट नहीं बना सकते। और ये तमाम बजट जब तक नहीं बनते आप कैश बजट भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, ना ही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हो प्रोजेक्ट से। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसने कहा है कि बी रियलिस्टिक, यानी कि आपको ना एजम्पशन ऐसी नहीं लेनी है जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच आप जो है आपको अपनानी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको बजट बनाना है। सही है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं सेल्स बजट के ऊपर। तो ये है आपका सेल्स बजट, जिसमें आप सबसे पहले यूनिट्स में जो है वो अपना जो बजट वो निकालते हो, सेल्स निकालते हो, यूनिट सेल्स आप जो है वो एस्टिमेट करते हो। तो ये कंपनी है हैम्पटन फ्रीज इनकॉर्पोरेशन, इसका सेल्स का बजट है फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2008। तो ये कह रहा है कि भाई हमारी जो बजटेड सेल्स इन केस, ये यूनिट है, एक केस जो है वो 1 यूनिट है। तो बजटेड सेल्स इन केस ये बोला है फर्स्ट क्वार्टर में, यहाँ क्वार्टर दिया है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, तो बोला फर्स्ट क्वार्टर में हम 10,000 केसेस बेचेंगे, सेकंड क्वार्टर में 30,000, थर्ड क्वार्टर में 40,000, और फोर्थ क्वार्टर में हम 20,000 जो है वो केस सेल करेंगे। ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस पर केस कितनी है, 20 है, $20 है। तो आपके टोटल जो सेल होने हैं वो यहाँ पर इन सबको सम करोगे, ठीक है, तो ये 100,000 जो है केसेस आपके सेल होने हैं थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, एक केस की प्राइस ये है, मल्टीप्लाई करके सेल्स का अमाउंट निकल आएगा। तो ये सेल्स यूनिट है और ये टोटल सेल इन डॉलर है। तो फर्स्ट क्वार्टर में 2 लाख डॉलर की सेल होगी, सेकंड में 6 लाख डॉलर की, फिर 8 लाख की, और फिर 4 लाख की, और टोटल मिला के $2 मिलियन की सेल होगी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, फिर इसके बाद ना, अब ये फर्स्ट क्वार्टर में अगर हमने 2 लाख की सेल की है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये सेल्स कैश पे हो। ठीक है, सेल्स तो क्रेडिट पे भी होती है। अब फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैंने 2 लाख की सेल की है, तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इस 2 लाख से मुझे कितना कैश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग, जाहिर सी बात है, कैलकुलेशन होती है, एस्टिमेशन होती है। तो इस वाली कंपनी के बारे में कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स कलेक्टेड इन द पीरियड ऑफ सेल्स, यानी कि जिस पीरियड में सेल हुई है उस पीरियड में 70% कैश आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में 2 लाख की सेल हुई है, तो इस 2 लाख का 70% आपको फर्स्ट क्वार्टर में ही मिल जाएगा, और बाकी का 30% वो नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। समझ में आ रही है ये बात? जी सर। ठीक है, तो 2 लाख का अगर 70% निकालें तो $1,40,000 जो है वो आपको फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएंगे, और रिमेनिंग जो $60,000 है वो आपको सेकंड में रिसीव होंगे। इसी तरह सेकंड क्वार्टर 6 लाख की अगर सेल है, तो 6 लाख का 70% इस क्वार्टर में मिलेगा, और पिछले पीरियड का जो रिमेनिंग है 60,000, 30% वो भी आपको इसी पीरियड में मिलेगा। पर 6 लाख का 30% ये आपको अगले पीरियड में मिलेगा। तो इस तरह आपको ना कैश जो रिसीव करोगे, एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन जो है वो निकालनी होती है। तो अगर देखो, हमने कहा था कि भाई 2 लाख का 70% हमें फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा, तो 2 लाख का 70% 1,40,000 ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। और हमारे पास ऑलरेडी जो है अकाउंट रिसीवेबल एट बिगिनिंग, जो पिछले पीरियड का है वो भी इस पीरियड में हमें रिसीव होगा ना। लास्ट क्वार्टर का जो 30% है वो हमें रिसीव होगा, और इस क्वार्टर का 1,40,000, तो टोटल मिला के $2,30,000 आपके पास फर्स्ट क्वार्टर में आएंगे। अब सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो एक तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का जो है वो 30% जो कि 60,000 हो रहा है वो आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास करंट जो हमारी सेल है इसका 70%, 4,20,000 बन रहा है। ठीक है, वो हमारे पास आएगा, टोटल 4,80,000 आएगा।
सिमिलरली थर्ड क्वार्टर में हमारे पास सेकंड क्वार्टर का 30%, यानी कि 6 लाख का 30% $1,80,000 आएगा। और करंट पीरियड का जो है वो 70%, 8 लाख का 70% $5,60,000 मिला के टोटल ये आएगा। और इसी तरह आगे वाले का आप कैलकुलेट कर लोगे, तो इस तरह आपके पास हर क्वार्टर में टोटल कितना कैश आएगा वो आपके पास आ जाएगा। और पूरे साल में आपके पास जो आ रहा है वो 1.97 मिलियन का जो है कलेक्शन हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, तो ये सबसे पहला बजट था जिसको हम बोलते हैं सेल्स बजट। और सेल्स बजट ऐसे ही बनता है, सम जरूरी नहीं है कि परसेंटेज यही हो, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। ठीक है, सम टाइम इसमें बैड डेट्स भी डाल देते हैं। वो ये बोलता है कि भाई जैसे सपोज 70% यहाँ मिलेगा, 20% यहाँ मिलेगा और 10% बैड डेट हो जाएगा। तो जो बैड डेट हो जाएगा वो तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप सिंपल 70% करंट पीरियड में रिसीव करोगे, 20% अगले पीरियड में रिसीव करोगे और बाकी 10% वो बैड डेट हो गया। तो इस तरह के केसेस होंगे। तो ये सेल्स बजट सेपरेट एक क्वेश्चन बन के आता है, उसमें सिर्फ आपको सेल्स बजट बनाना होता है। तो ये पास पेपर में क्वेश्चन मौजूद है, इसकी प्रैक्टिस तुम इस तरह से कर लोगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें सेल्स पता चल गई। अब हमने कहा कि यार फर्स्ट क्वार्टर में हमने 10,000 यूनिट सेल करने हैं, तो फिर हमें यूनिट बनाने भी तो पड़ेंगे ना। अब कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे वो देखना है। सेकंड क्वार्टर में ये सेल है तो इसकी प्रोडक्शन भी चाहिए। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वार्टर में ये, फोर्थ में ये। तो जिस पीरियड में हमें जितने यूनिट सेल करने हैं उतने यूनिट हमें प्रोड्यूस भी करने पड़ेंगे। अब उसके लिए सेकंड चीज जो है ना वो प्रोडक्शन बजट बनता है। तो प्रोडक्शन बजट सिंपल है कि आपकी बजटेड यूनिट सेल्स आ जाती है। ठीक है, इसी तरह उसमें आप ऐड करते हो डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर मुझे 10,000 इस पीरियड में हमें सेल करने हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड के भी सर्टेन यूनिट एक जो है वो हमारे पास यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री में बचने चाहिए, ताकि अगर कोई मिसहैप हो जाता है नेक्स्ट क्वार्टर के शुरू में तो हमारी सेल्स डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार 10,000 तो ये प्रोड्यूस करने हैं और प्लस हमें एक एंडिंग इन्वेंट्री भी चाहिए 1,000 यूनिट की। तो इसका मतलब है कि मुझे 11,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे फर्स्ट क्वार्टर में। इस तरह हर पीरियड में वो नेक्स्ट पीरियड की जो सेल्स है उसका एक सर्टेन परसेंट यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री में रखता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला सिंपल है कि आपकी जो सेल्स है उसमें आप एंडिंग इन्वेंट्री को ऐड करोगे तो टोटल नीड आ जाएगी, और उसमें से बिगिनिंग इन्वेंट्री लेस कर दोगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ है, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्शन आएगी। सही है कि ये हमने टोटल सेल करनी है और जो एंडिंग इन्वेंट्री रखनी है वो भी हमें चाहिए। तो जो सेल करना है और जो एंडिंग इन्वेंट्री में चाहिए दोनों मिला के टोटल नीड ये है। इसमें ऑलरेडी जो बिगिनिंग इन्वेंट्री में मौजूद है वो लेस करोगे, बाकी हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा इस तरह से आपके वहाँ बनता है, और ये आपको इसने बता भी दिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको इसने कोई कंडीशन दी होगी जो कि इसके अंदर लिखी हुई है, मैं वैसे ही तुम्हें समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई एक तो 10,000, 30,000, 40,000 और 20,000 ये आपकी आ गई सेल्स के जो यूनिट है। और वो कहाँ से है, वो यहाँ से है। अब हो गया इंटरडिपेंडेंट। जब तक सेल का आप बजट नहीं बनाओगे जब तक आप प्रोडक्शन बजट नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये जो है आपको बेसिकली वहाँ सेल बजट से ही मिलेगा। तो ये आपको जो यूनिट्स मिल गए हैं कि भाई ये यूनिट हमने सेल करने हैं, एक तो ये, दूसरा इसने रूल बनाया है कि नेक्स्ट पीरियड का जो सेल होगी उसका 20% हमें एंडिंग इन्वेंट्री में रखना है। ठीक है, ये इसने एक क्या बनाया, रूल बनाया है। तो अब हमें फर्स्ट क्वार्टर में एक तो जो 10,000 सेल करने हैं ये प्रोड्यूस करने हैं, प्लस जो नेक्स्ट पीरियड की सेल है 30,000 यूनिट की, उसका 20% 6,000 हो रहा है। ये हमें एंडिंग इन्वेंट्री में प्लेस करना है। तो टोटल यूनिट जो हमें चाहिए 10,000 प्लस 6,000 मिला के 16,000 यूनिट हमें बनाने हैं। उसमें से ये कह रहा है कि 2,000 यूनिट ऑलरेडी हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री में मौजूद है। तो 16,000 में से 2,000 आप निकाल दो तो आपके पास बचेगा रिमेनिंग 14,000। अब इसी तरह अगले पीरियड में जाओ तो 30,000 तो आपको सेल करने हैं, ये चाहिए, प्लस नेक्स्ट पीरियड का 20%, 40,000 का 20% जो है वो 8,000 आपको चाहिए। टोटल मिला के 38,000 चाहिए। और पिछले पीरियड का एंडिंग इस पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ 6,000 एंडिंग में थे ये ओपनिंग में आ जाएंगे। इसमें से ये लेस करोगे तो 32,000। इस तरह से ये चलता रहेगा। सही है। सिर्फ एक इसमें ट्विस्ट है, वो ये कि जो एंड में हमारे पास जो है हमने एंडिंग, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की अगर हमारे पास सपोज नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर की हमारे पास अगर सेल्स नहीं है, तो हम जो है वो अपनी अ, मतलब एंडिंग क्या कहेंगे इसको,
हाँ, बिगिनिंग इन्वेंट्री में हम कितना लेस करें, तो ये एक मसला होता है कि भाई हम क्या करें। एक तो ये 3,000 एज इट इज आ गया एट डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री, जो लास्ट वाला है वो आप लोगे। और यहाँ पर जो है ना, ये बोल रहा है कि आप क्या करोगे, ये बिगिनिंग वाला लोगे। ठीक है, टोटल में जब आ रहा है पूरे ईयर की जो बात हो रही है ना उसकी। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, आपने ले लिया 4,000 और ये आ गया। अब अगर हम इसको क्यूमुलेट करें तो ये टोटल यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है, ये तो ओके है। अब यहाँ पर हमें एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो क्या है, तो वो ये बोल रहा है जो लास्ट वाली थी वही ले लो, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री तो ये सारी थी। हम इसको सम नहीं कर सकते यहाँ पर, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पीरियड बाय पीरियड है। सही है, तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला है वो आप ले लो। ये कह रहे हैं, ठीक है, ये मतलब रूल है उसने बनाया हुआ। तो इसमें ये प्लस ये टोटल 1,03,000 चाहिए थे। अब इसमें से बिगिनिंग लेस करेंगे, तो अब बिगिनिंग तो हमारे पास चार है, इनमें से कौन सा ले, तो बिगिनिंग हमेशा फर्स्ट वाली लेते हैं। ठीक है, तो एंडिंग टोटल में पूरे ईयर का जो निकालोगे, एंडिंग लास्ट वाली लेनी है और बिगिनिंग फर्स्ट वाली लेनी है। ये रूल है आपका। ओके। हेलो। जी सर। आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी, नाश्ता नहीं किया लगता है। नहीं किया ना कोई सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारा दो बजट बन गए, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट बन गया। अब हमें पता है कि हमें फर्स्ट क्वार्टर में 14,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने। तो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर ये यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो इसके लिए हमें मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और ओवरहेड भी चाहिए। तो अब वो तीन बजट हमारे बनेंगे। सही है। ठीक तो है। अब आपके पास ये आ गया इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। ठीक है। अच्छा, जब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्शन होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो ट्रेडिंग बिजनेस है, इन दैट केस फिर हमारे पास मर्चेंडाइज कंपनी का जो है वो हम प्रोडक्शन ही करेंगे। ठीक है, तो उसके सेल्स बजट के बाद आपका मर्चेंडाइजिंग का बजट बनेगा, परचेज का बजट बनेगा। और वो भी सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह के बजटेड सेल्स ये है। इसमें डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री ऐड करनी है, टोटल नीड आ जाएगी, बिगिनिंग इन्वेंट्री लेस करनी है, तो रिक्वायर्ड परचेज आ जाएगी। सिर्फ मरियम, सॉरी सिर्फ महनाज है, मरियम नहीं। ठीक है, तो ये मर्चेंडाइजिंग का बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही बनेगा, सिर्फ ये क्या है कि अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, यहाँ हम रिक्वायर्ड प्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, तो वहां पर रिक्वायर्ड परचेज आ जाएगा, बस ये फर्क है, बाकी सेम टू सेम बनेगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल में आप रॉ मटेरियल नीड टू मीट द प्रोडक्शन स्केड्यूल, ये लोगे। जाहिर सी बात है, जितने यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है उस हिसाब से जो मटेरियल आपको चाहिए वो आप लोगे। उसमें एंडिंग इन्वेंट्री की अगर कोई डिजायर इन्वेंट्री है वो चाहिए, वो आप ऐड कर दोगे, टोटल नीड आ जाएगी। बिगिनिंग लेस करोगे तो रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ अब जो है वो फिनिश गुड्स की जगह रॉ मटेरियल आ गया। इसकी कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर बता रहा है। ये बोल रहा है, अच्छा एक चीज और है कि 14,000 यूनिट तो हमें बनाने हैं, बट 14,000 यूनिट बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल भी हर यूनिट पे एक यूनिट ही लगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है रॉ मटेरियल नीडेड पर यूनिट केस पाउंड्स में। बोल रहा है कि एक यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए 15 पाउंड का रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर मुझे 14,000 यूनिट बनाने हैं और हर यूनिट में 15 पाउंड लगाना है, तो टोटल मेरा जो रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन नीड है दैट इज 2,10,000 पाउंड। तो इसको पहले आपने रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना है, रॉ मटेरियल के यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली एक यूनिट बनाने के लिए जितने पाउंड चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे अपने फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन यूनिट को। तो इस तरह से आपको रॉ मटेरियल की टोटल नीड आ जाएगी। देन उसमें आप ऐड करोगे डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री, और इस केस में ये बोल रहा है कि आपको जितना नेक्स्ट पीरियड में चाहिए उसका 10% आप एंडिंग इन्वेंट्री में रखोगे। तो 2,10,000 तो इन 14,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, प्लस नेक्स्ट पीरियड की जो रॉ मटेरियल की परचेज है। ठीक है, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रिक्वायरमेंट है परचेज की, जो रिक्वायरमेंट है उसका 10% हम यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री में लेस करेंगे। ये और ये मिला के टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, और उसमें से हम एंडिंग लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल टू बी परचेज आ जाएगा। अब ये तो आ गया यूनिट के, इतने यूनिट हमें परचेज करने हैं। अब इसको हमने अमाउंट में कन्वर्ट करना है,
तो हम ये देखें कि रॉ मटेरियल का एक यूनिट का रेट क्या है। तो सिंपल हम यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करके रॉ मटेरियल का अमाउंट निकालेंगे। तो 47,400 जो है ये हमें फर्स्ट क्वार्टर में अमाउंट चाहिए, ठीक है, ये प्रोडक्शन और ये एंडिंग इन्वेंट्री रखने के लिए। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वार्टर में हम आ जाते हैं, तो ये हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। 15 पाउंड एक के लिए चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट 4,80,000 यूनिट की होगी पाउंड की रॉ मटेरियल की। और फिर इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट पीरियड जो है वो 5,40,000 का 10% 54,000। तो ये प्लस ये मिला के टोटल रिक्वायरमेंट आ गई। इसमें से हम बिगिनिंग वाला जो यहाँ का एंडिंग है वो यहाँ का बिगिनिंग हो जाएगा, इसमें से ये लेस करेंगे। तो हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल टू बी परचेज आ जाएगा, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट आ जाएगा, और इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका जो आप फाइनली पूरे ईयर का करोगे, तो यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री लास्ट वाला लेना है, और यहाँ पर बिगिनिंग इन्वेंट्री ये फर्स्ट वाला लेना है, ठीक है। वही वाला रूल आगे कंटिन्यू करना है आपने, सही है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई आपकी जो परचेज का अमाउंट है। अब जिस तरह आप सेल करते हो और अमाउंट सारा उसी पीरियड में नहीं मिलता, इसी तरह जब आप परचेज करते हो तो जरूरी नहीं है कि सारा अमाउंट उसी पीरियड में पे कर दो, वो भी क्रेडिट के ऊपर होता है, सही है। तो उसका भी कोई रूल होगा, तो रूल ये बता रहा है कि 50% उसी क्वार्टर में पे करना होता है और 50% अगले क्वार्टर में पे करना होता है। यानी कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में ये परचेज हमने की है, तो इसका 50% इसी क्वार्टर में पे करना है, बाकी 50% अगले क्वार्टर में पे करना है, सही है। तो अब इससे पहले, इस क्वार्टर से पहले भी तो हमने कोई परचेज की होगी, उसका 50% तो पे कर दिया होगा, 50% हमें फर्स्ट क्वार्टर में पे करना है। वो ये आपको बताएगा क्वेश्चन के अंदर ही। तो यहाँ पर इसने बताया कि 25,800 ये पहले का जो अकाउंट पेबल है वो हमको देना है, प्लस इसका 50% जो है वो 23,700 बनना है, वो हमें इस पीरियड में देना है, बाकी 50% अगले पीरियड में देना है, ठीक है। तो इस पीरियड में ये वाला और ये वाला देके टोटल ये हमें अमाउंट पे करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर है उसमें इसका 50% एंड जो हमारी करंट अमाउंट है परचेज की, ठीक है, उसका 50% हमें देना है। तो इसका बाकी रिमेनिंग 50% यहाँ चले जाएगा। इस तरह 50-50% करके ये आपके पास हर क्वार्टर में कितनी पेमेंट करनी है ये आ जाएगी, और इसको सम कर लोगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास, टोटल जो है पूरे साल में आपको जो पेमेंट करनी है। तो इसको हम बोलते हैं मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का बजट। तो उसके बाद आपका है यहाँ पर लेबर का बजट। लेबर का बजट जो है वो सिंपल आपके पास के ये केसेस आपने बनाने हैं। एक केस को बनाने के लिए कितने आवर लगते हैं, 0.4 आवर लगते हैं। टोटल टाइम कितना लगेगा इन 14,000 को बनाने के लिए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल आवर आ जाएंगे। एक आवर का क्या रेट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, और डायरेक्ट लेबर उसी पीरियड में ही पे होती है सारी की सारी, ठीक है। तो इसमें वो वाला चक्कर नहीं होगा परसेंटेज वाला। तो ये सिंपल है कि भाई ये बनाने हैं इसके लिए ये टाइम चाहिए, एक केस के लिए मल्टीप्लाई किया ये टोटल टाइम है, और 1 घंटे का रेट ये है 56,000, 56,000 जो आपके आवर्स हैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84,000 का अमाउंट आपको पे करना है, और इसी तरह बाकी सब। तो ये इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात है नहीं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो है वो आपके पास आएगा। तो ये केस है, ये आवर्स हैं जो कि आप पिछले उसमें निकाल चुके हो यहाँ पर। तो इन आवर्स को नॉर्मली आवर्स के ऊपर होता है। सॉरी। तो 56,000 आवर्स जो है वो काम होना है फर्स्ट क्वार्टर में, और एक आवर के लिए आपका जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो $4 का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। इसमें फिक्स को ऐड करेंगे ये तो टोटल आ जाएगा, और इसमें से अगर कोई डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो वो हम लेस कर देंगे क्योंकि वो नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन क्यों लेस किया, क्योंकि उसके बदले में कैश पे नहीं करना होता। डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट होता है, सही है। तो अगर जो हमारा एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है, जैसे ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, वो इसमें होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो अगर वो इसमें शामिल है तो टोटल जब आपके पास आ जाएगा तो आप उसमें से जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, नॉन कैश एक्सपेंस माइनस कर दोगे, तो रिमेनिंग जो है वो आपको कैश पे करना है। तो इस तरह करके आप अपने हर क्वार्टर की कैश की रिक्वायरमेंट निकाल लोगे, ठीक है।
सर तो डेप्रिसिएशन हर क्वार्टर में हमें लेस करेंगे। सर ठीक है, टोटल 66,000। क्या कह रही हो? सर हम वही पूछ रहे थे कि डेप्रिसिएशन तो जैसे पूरे साल का होता है, तो जितने भी हमारे क्वार्टर रहेंगे तो फिर वो उससे डिवाइड होके एक क्वार्टर का जो पार्ट होगा टू रहेगा। दोबारा पूछो, दो थोड़ा लाउड बोलो, सर तुम्हारी डेप वॉइस बहुत कम आ रही है। सर डेप्रिसिएशन अब जो सही आ है, रही है। मतलब वो तो पूरे साल का होता है ना, हम्म। तो मतलब इसमें डिवाइड करके इन्होंने लिया हुआ है ना 15,000 एक क्वार्टर का। कहाँ लिया हुआ 15,000 ये वाला? हाँ नहीं नहीं, ये तो मतलब वो डेप्रिसिएशन। हाँ, पूरे साल का होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसको क्वार्टर में कन्वर्ट करोगे ना तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा ना। ठीक जैसे है। और सर टोटल फिक्स सिक्सटी कॉस्ट थाउजेंड में है भी ना, यही टोटल करना 60,000 है, अगर उसको क्वार्टर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, या मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, एक ही बात है। है? ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्री डिटरमाइंड रेट अगर निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। वो आप कैसे निकालोगे? वो आप देखो, यही छोटे छोटे ग्लिचेस होते हैं। जब आपको प्री डिटरमाइंड रेट निकालना है ना, तो आपको ये कैश वाला अमाउंट नहीं लेना, सही है। ये लेना है जिसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। तो 4,04,000 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है, क्योंकि हमेशा रेट के लिए हमने पढ़ा है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय आपका जो है वो टोटल आवर्स जो है, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। सही है। तो आपने 4,04,000 ये आ जाएगा। वो टोटल आवर्स आपके पास यहाँ है, इन तमाम आवर्स को प्लस करके 40,400 इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 10 पर आवर का रेट आ जाएगा। ये प्री डिटरमाइंड रेट जैसे हम निकालते हैं, फार्मूला मैंने बताया आपको कि अगर आपको निकालना हो प्री डिटरमाइंड रेट तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स करके आप निकाल सकते हो। जी सर। सही है। तो ये ओवरहेड का बजट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा काम का नहीं है वैसे, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का बजट है कि बजटेड सेल्स ये है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस एक यूनिट के ये हैं, मल्टीप्लाई करके ये वेरिएबल आ जाएगा। फिर उसके बाद फिक्स में हो सकता है आपको अलग अलग दे दे, एडवर्टाइजिंग ये वो, जो फिक्स है उन तमाम को टोटल करोगे ये फिक्स आ जाएगा। तो ये प्लस ये वेरिएबल मिला के ये टोटल आपके पास आ गया फैक्ट उसका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और इसमें अगर कोई डेप्रिसिएशन शामिल है तो वो भी लेस करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। तो रिमेनिंग का आपको कैश पे करना होगा, सही है। तो फिक्स में आपको एडवर्टाइजिंग बोल रहा है, एग्जेक्टिव सैलरीज बोल रहा है, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये सब फिक्स में आता है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, सही है। और वेरिएबल वो होता है जो कि पर केस है, पर यूनिट हो जो है वो वेरिएबल है। एक यूनिट बिकेगा तो इतना खर्चा होगा, नहीं बिकेगा तो नहीं होगा भाई। जबकि ये फिक्स है, बिके सेल हो या नहीं हो ये आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का गेम है, इसमें भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब फाइनली आपका जो है वो इन सब से आखिर में आपका कैश बजट बजट बनता है, जिसमें आप बिगिनिंग कैश लेते हो जो आपको रिसीप्ट होनी है, जो कि आपने कहाँ से निकाली है, सेल बजट में आपके मौजूद है कि किस क्वार्टर में कितने कितने पैसे आने हैं, ठीक है। तो ये बिगिनिंग कैश है, इसमें जो आना है वो ऐड करोगे तो ये टोटल अवेलेबल कैश है। फिर इसमें जो पेमेंट करनी है, पेमेंट आपको कहाँ कहाँ करनी है, एक तो मटेरियल की परचेज की पेमेंट करनी है, दूसरा लेबर की पेमेंट करनी है, तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड की पेमेंट करनी है, और चौथा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये टोटल कैश में से वो पेमेंट लेस होके या तो आपके पास कैश एक्सेस आएगा या फिर डेफिशिएंसी आएगी, कम आएगा। अगर कम आएगा तो फाइनेंसिंग करेंगे, जो अगर एक्सेस आएगा तो उस जो फाइनेंसिंग किया है, जो लोन लिया है उसकी रीपेमेंट कर देंगे। सिंपल सा होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर इसने दिया है, सही है। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता है, समटाइम आपको वो बोलता है, वो खैर मैं आगे बताता हूँ, सबसे पहले समझ लो। ये आपका ओपनिंग कैश का बैलेंस है, फिर ये कैश कलेक्शन आनी है, ये सेल बजट से आई यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में ये पैसे आने हैं, तो ये मिला, ये दोनों मिला के टोटल ये कैश हमारे पास अवेलेबल है। फिर मटेरियल बजट से मटेरियल की कितनी पेमेंट करनी है ये आ गया, लेबर वाले बजट से लेबर की पेमेंट करनी है ये आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाले बजट से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की ये पेमेंट करनी है, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वाले बजट से इस क्वार्टर में पेमेंट ये करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इक्विपमेंट की परचेज है या कोई डिविडेंड वगैरह देना है,
ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आके ये टोटल जो आपको पेमेंट्स करनी है वो आ गई। तो ये आपके पास कैश मौजूद है, ये आपको पे करना है, तो आपके पास जो है ये टोटल जो है एक्स कैश जो है वो शॉर्ट हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसमें बाजू का ऐसा भी होता है कि वो बोलता है कि यार हमें एंडिंग में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश चाहिए ताकि हम नेक्स्ट पीरियड में उसको यूटिलाइज कर सकें। अगर वो चाहिए होगा तो जो एंडिंग कैश है ना वो भी तुम्हें इसमें ऐड करना पड़ेगा। सही है ना? तो ये आपसे ये कह रहा है कि भाई 90, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बोलूँ कि हम मैं ये चाहता हूँ कि हर क्वार्टर के एंड में मेरे पास $10,000 होने चाहिए। तो इसका मतलब है 94, तो ये हमारा शॉर्ट है, प्लस उसमें 10,000 और ऐड करेंगे तो 104, $1,04,000 जो है ना वो शॉर्ट होगा। वो मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस करना पड़ेगा। इस वाले केस में ये बोल रहा है कि भाई आपके पास जो है वो जो ये आपका है कैश बैलेंस बिगिनिंग, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ बोला होगा कहीं ना कहीं। इसने $1,30,000 क्यों लिए जब 94,000 हमारे शॉर्ट थे? तो $1,30,000 इसने क्यों लिए? सवाल ये है। तो ये यहाँ इसका कहीं ना कहीं जवाब होगा, ये बताएगा। मुझे लगता है बजट शुड बी ब्रोकन टू टाइम बाय। कोई परसेंटेज इसने नहीं बताई है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली वो आपको बताता है ना। The beginning cash balance 42,500 यहाँ है। Management plan to spend 1,30,000 during the year on equipment purchase, 50,000 first quarter, 40,000 20,000 फलाना फलाना, ठीक है। The board of director dividend इतना, management would like to have a cash balance of at least 30,000 at beginning of each quarter, ये लिखा हुआ है सही है। तो बोला कि मिनिमम जो है वो 30,000 का बैलेंस होना चाहिए, एट लीस्ट लिखा हुआ है ना, तो इसने इस वजह से अराउंड उसको जो है ना राउंड कर दिया कि भाई ठीक है, अगर ये 94,000 है और 30,000 मुझे चाहिए तो भाई मैं 130,000 की बारोइंग कर लेता हूँ। सही है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, वो आपको एक फिक्स अमाउंट बता देता है कि इतना, जैसे वो बोलेगा कि पूरे 30,000 चाहिए, अगर पूरे 30,000 चाहिए होते तो हम ये देखते हैं कि 94,008 प्लस 30,000 और ऐड करो तो 1,24,000 की बारोइंग करनी है, तो हम 1,24,000 की ही बारोइंग करेंगे और यहाँ पर एंड में 30,000 बच जाएगा। बट इसने हेलो हेलो। हेलो, जी सर। आ गई। अच्छा, तो वैसे तो ये 66 था, मतलब 36,000 ये प्लस इसमें 30,000 शामिल करो, 66,000 बन रहा है। बट इसने राउंड करके 70,000 की बारोइंग की और रिमेनिंग ये अरे कैश बच गया फिर। जी, स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही। हाँ, वो असल में नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, अब आ रही है। जी अब स्टार्ट हुई है। जी। हाँ, तो ये 36,000 में 30,000 मिला और 66 हो गया, इसने राउंड करके 70,000 की बारोइंग की। तो ये रिमेनिंग कैश आपके पास बच गया, ये यहाँ का एंडिंग, यहाँ का ओपनिंग आ गया, फिर रिसिप्ट, फिर पेमेंट। और अब की बार आपके पास जो है ना वो क्या कम हो रहा है, यहाँ पर कैश बच रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि वो आपको बोले कि जब जिस पीरियड में बच रहा है उसी पीरियड में आप जो है ये जो लोन लिया इसकी रीपेमेंट कर लो। अच्छा, बास टाइम ऐसा भी होता है कि ये जो रीपेमेंट्स हैं ये हमने एक सर्टेन पीरियड के लिए ली होती हैं, तो हमें मे बी के उस पीरियड में पे ना करने पड़े, जब उसका टाइम आए तब पे करने पड़े। तो फिलहाल ये कह रहा है कि इस पीरियड में कोई रीपेमेंट नहीं करनी है, ये एंडिंग कैश बच गया। आप कोई बोरिंग नहीं की क्योंकि कैश आपके पास एक्सेस है।
तो बोरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये यहाँ का एंडिंग, यहाँ का ओपनिंग हो गया, फिर रिसिप्ट, फिर पेमेंट, ये अब फिर एक्सेस आपके पास बचा। अब इस एक्सेस में से आपने क्या क्या दिया कि एक तो रीपेमेंट कर दी लोन की, प्लस उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो दोनों लेस करके आपके पास ये फाइनली कैश जो है वो बच गया है, सही है। तो ये फाइनल जो कैश है ये आपके पास यहाँ पर एंडिंग में आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह ये दोनों आपने लोन लिए थे, ये वापस कर दिया, तो ये रिमेनिंग लोन आपके पास आ जाएगा। इस तरह करके आपने इन सबके सम निकाल लेने हैं। तो ये हमारा है कैश बजट। क्लियर है ये? जी सर। ठीक है। बाकी जब तुम देखो खुद बैठोगी ना, एक दफा करोगी, तो ये प्लस माइनस का गेम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इतनी। सिर्फ एक दफा बैठ के तुम्हें जब तुम करोगी खुद से तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। बस इनफ। बजटेड, अब ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहा है आपका। तो ये आपका सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स सिंपल, जितने यूनिट आप बेच रहे हो और एक यूनिट आप कितने का बना रहे हो, ठीक है ना। खैर ये अभी आपके उस कोर्स में शामिल नहीं है, ठीक है। ये बनती है, लेकिन आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज अभी इसका कोर्स में कोई काम नहीं है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ बजट्स हैं। तो सेल्स बजट पता होना चाहिए, प्रोडक्शन बजट आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपका मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाना आना चाहिए, सेलिंग एक्सपेंसेस का बजट बनाना आना चाहिए, और कैश बजट बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम बजट्स हैं और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है सर। सही है। तो ये हमारा आज बजट वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। हमारे 3 चैप्टर और रहते हैं, जिनको हम करेंगे इंशाल्लाह, सही है। ठीक है तो सर।